मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अपीयरेंट वेट इन द लिफ्ट। जब कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर जाता है और उसके बाद लिफ्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, यानी मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, अपवार्ड या डाउनवार्ड। उन अलग अलग कंडीशन में जो अपीयरेंट वेट होगा वह क्या होगा, हम इसके बारे में आज बताएंगे। जबकि बॉडी का मास सेम रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है, मास कभी चेंज नहीं करता है, लेकिन वेट चेंज करता है और यह डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो आज जो हम आपको बताएंगे वह यही बताएंगे कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर जाता है और लिफ्ट के अलग अलग कंडीशन में उसका अपीयरेंट वेट क्या होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको अपीयरेंट वेट इनसाइड द लिफ्ट बताएंगे, यानी लिफ्ट के अंदर लिफ्ट के अलग अलग प्रकार के मोशन के कारण उस पर्सन का वेट क्या दिखाई पड़ता है, यानी वह जो एक्चुअल वेट है उससे किस डायरेक्शन में कितना शिफ्ट करता है, कभी बढ़ता है या घटता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए यह एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक आदमी, ठीक है, जो कि एम मास का है, वह खड़ा है। अब इस आदमी पर एक डाउनवर्ड फोर्स तो mg लगेगा, जो कि ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब अलग अलग कंडीशन की हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कंडीशन, केस 1, जब व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट में होगा, यानी इस पर लगने वाला टोटल फोर्स का वैल्यू, दैट मीन्स टोटल फोर्स ऑब्जर्व फील्ड बाय द पर्सन इज F इक्वल टू 0। जब रेस्ट में है मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, न अपवर्ड न डाउनवर्ड। और न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है जब कोई वेट नहीं हो, यानी कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं हो, तो बॉडी पर एक्सेलरेशन 0 होता है। और यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, तो इस पर लगने वाला कोई भी टोटल फोर्स का सम मस्ट बी 0। हमेशा याद रखिएगा कि A इक्वल टू 0, देन F द सम ऑफ ऑल द F इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस पर लगने वाला फोर्स कौन कौन सा होगा, डाउनवर्ड होगा mg, डाउनवर्ड, और r दैट मीन्स रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो होगा अपवर्ड। यही दो इस पर फोर्स लग रहा है, और इसी दोनों का सम जो होगा, यानी mg प्लस माइनस r। यहाँ माइनस r इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक डाउनवर्ड है, दूसरा अपवर्ड है, इक्वल टू टोटल एफ, दैट मीन्स mg माइनस r इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल फोर्स 0 है, बॉडी है नो एक्सेलरेशन, दैट मीन्स mg इक्वल टू r। यह पहला कंडीशन है। जब के लिफ्ट रेस्ट में होगा तो टोटल जो वेट उसका होगा वह कितना होगा, वह mg के बराबर होगा, यानी वेट में कोई चेंज नहीं होता। अब केस 2, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन अगेन A इक्वल टू 0, फिर से A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड व्हेन A इक्वल टू 0, देन टोटल सम ऑफ फोर्स F इक्वल टू अगेन 0, फिर से यहाँ पर यही लगेगा, F इक्वल टू mg प्लस माइनस r, दैट मीन्स 0 इक्वल टू mg माइनस r, दैट मीन्स mg इक्वल टू r। जब बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस दोनों कंडीशन में लिफ्ट के अंदर जो पर्सन प्रेजेंट है उसका मास, उसका वेट टोटल mg के बराबर होगा, यानी एक्चुअल वेट और अपीयरेंट वेट दोनों सेम होगा। अब बात करते हैं केस 3 का। केस 3, इस केस में हम लोग बात करते हैं
कि when lift is moving upward with constant acceleration, इस बार एक्सेलरेशन बॉडी में है, यानी कि देयर इज ए अपवार्ड एक्सेलरेशन विच इज ए। अब जब तो उस पर नेट अपवार्ड फोर्स जो फील हो रहा होगा, चूंकि एक्सेलरेशन अपवार्ड है तो अपवार्ड जो फोर्स फील होगा वो होगा एम ए। मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ एफ बराबर एम ए आ जाता है। फिर से हम लोग बात करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर जो है जो अप रिएक्शन फोर्स होगा वह भी एक्चुअल फोर्स से ज़्यादा होगा, चूँकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर वन माइनस एम जी। चूँकि आर वन अपवार्ड फोर्स टोटल ज़्यादा है, इसलिए उसमें एम जी घटने के बाद एम ए रिएक्शन फोर्स बचता है। यहाँ वेयर आर वन इज टोटल अपवार्ड फोर्स, ठीक है। दैट मीन्स एम ए इक्वल टू आर वन माइनस एम जी। सो आर वन इक्वल टू एम ए माइनस एम जी, आर वन इक्वल टू एम कॉमन, सॉरी एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस जी। यहाँ ये इस पार गया है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, हम साइन चेंज करना भूल गए थे। खैर, तो आर बराबर एम ए प्लस जी आ रहा है, यह टोटल जो है रिएक्शन फोर्स आ रहा है, यानी कि यही रिएक्शन फोर्स टोटल वेट होगा। इस बार आप देख रहे हैं कि आर वन इज ग्रेटर देन एम जी, यह एम जी से बड़ा है, यानी अपवार्ड मोशन के वक्त जो अपीयरेंट वेट होता है वह एक्चुअल वेट से ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखिएगा, अपवार्ड जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो अपीयरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं केस 4। केस 4 क्या है, थर्ड में क्या था, उसके पास अपवार्ड एक्सेलरेशन था लिफ्ट में, यानी अपवार्ड डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी बदल रहा था। अब हम मान लेते हैं कि केस 4 में इफ द लिफ्ट हैज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दैट इज ए। इस बार क्या है, जो लिफ्ट में है वह जो एक्सेलरेशन है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसका वैल्यू भी यहाँ भी ए है। देन फिर एफ क्या होगा, जो पर्सन पर फोर्स फील होगा वह होगा एम ए दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। एफ बराबर एम ए, टोटल जो फोर्स उसको फील होगा ये यही होगा। एंड अगेन कंसिडर द रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज R2। हम मान लिए कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R2 हो जाएगा, तो यहाँ होगा F बराबर mg माइनस R2। स्वाभाविक तौर पर चूंकि बॉडी नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स से, इसलिए इस बार हमने क्या किया, mg में R2 घटाया, जबकि पिछले बार R1 में mg घटाए थे, ठीक है। तो F बराबर mg माइनस R2 हो गया, दैट इज एम ए बराबर mg माइनस R2, दैट मीन्स R2 बराबर mg माइनस एम ए, दैट इज R2 इक्वल टू एम जी माइनस ए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए क्या है कि जो R2 आ रहा है उसमें G से इसका जो ए सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो R2 का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स R2 इज लेस देन mg। चूँकि यह वैल्यू जो है G से कम हो जाता है तो एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड लगने वाला वह कम हो जाता है, इसलिए R2 का वैल्यू जो होगा mg से
कम हो जाएगा। यानी कि इस केस में जो अपीयरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। पहला केस में जब बॉडी रेस्ट पर था तो अपवर्ड फोर्स यानी कि R बराबर आया था mg। सेकेंड केस जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तब भी आया था R इक्वल टू mg। थर्ड केस था जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा था तब आया था R बराबर mg प्लस a। मतलब R का वैल्यू जो था वह एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा था। और यह फोर्थ केस है जब आया है R2 बराबर mg माइनस a। यानी कि डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है वह एक्चुअल वेलोसिटी से डाउनवर्ड वेट जो है वह एक्चुअल वेट से कम होता है। अब इसी में कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगे। केस वन, इसका केस वन देख लीजिए। इस फोर्थ केस का केस ए, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए लेट अस कंसिडर कि जो बॉडी डाउनवर्ड जा रहा है उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन है वह जी के बराबर हो जाए। ठीक है, व्हेन लेट केस ए व्हेन ए इक्वल टू जी। इस कंडीशन में क्या होगा, तब हो जाएगा R2 इक्वल टू एम जी माइनस जी, दैट इज R2 इक्वल टू 0। यानी अगर ग्रेविटेटिव एक्सेलरेशन के बराबर अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाए, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाए तो पर्सन जो है वेटलेसनेस फील करेगा। यानी कि अगर स्प्रिंग बैलेंस पर उसका वेट मेजर कीजिएगा तो वह 0 मेजर होगा, कोई वेट उसका मेजर नहीं आएगा। उसी का केस बी ले लीजिए। व्हेन ए इज ग्रेटर देन जी। इस कंडीशन में क्या होगा, यह एक स्पेसिफिक कंडीशन है। जब किसी को फोर्स थ्रो किया जाता है डाउनवर्ड, उस कंडीशन में तो m बराबर क्या होगा, g माइनस a। दैट मीन्स R2 इक्वल टू माइनस एम ए माइनस जी। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड जो रिएक्शन फोर्स है यानी कि टोटल वेट जो है यहाँ पर यह निगेटिव में फील कर रहा है। यह इकलौता कंडीशन है जब किसी बॉडी का वेट निगेटिव होता है। यानी कि न केवल अगर उसके नीचे की ओर अगर आप रखिएगा स्प्रिंग बैलेंस को तो वह 0 मेजर करेगा, लेकिन उसके सर के ऊपर अगर लगा दीजिएगा ठीक ऊपर, यानी कि यह जो लिफ्ट था इस लिफ्ट में अगर पर्सन के नीचे रखिएगा स्प्रिंग बैलेंस तो इसका कोई वेट मेजर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर रख दीजिएगा स्प्रिंग बैलेंस तो इस बार इस पर वेट फील होगा। यानी कि इस बार पर्सन अपवर्ड डायरेक्शन में अपना वेट लगाएगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेट। तो आपको पता चल गया कि जो एक्चुअल वेट है उसके बराबर वेट तभी होगा लिफ्ट के अंदर जब लिफ्ट का वेलोसिटी या तो 0 होगा या फिर यूनिफॉर्म होगा। 0 वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे लिफ्ट में जो टोटल वेट होगा वह हमेशा एक्चुअल वेट के बराबर होगा। लेकिन अगर वह लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा हो तो एक्चुअल वेट से अपीयरेंट वेट डिफरेंट होगा। यानी अपवर्ड जा रहा होगा तो अपीयरेंट वेट ज़्यादा फील होगा एक्चुअल वेट से, और डाउनवर्ड आने वक्त अपीयरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम फील होता है। अब कभी आप अगर किसी मीना बाज़ार में झूला पर झूले होंगे तो आप देखे हो कि आपको नीचे से ऊपर जाने के वक्त अच्छा लगता है, ऊपर से नीचे आने वक्त डर लगने लगता है। क्योंकि जैसे नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं आपका जो एक्चुअल वेट है वह जो उससे अपीयरेंट वेट जो है ज़्यादा हो जाता है। यानी आपके जो स्टिमुली सिस्टम है उसको डाउनवर्ड टुवार्ड्स ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। बायोलॉजी में आप पढ़िएगा स्टिमुली क्या है और बॉडी में किस तरह की स्टिमुली होती है। जब ब्रेन को डाउनवर्ड यानी कि टुवार्ड्स ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है तो ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स्ड ब्रेन आपको अच्छा लगता है, आनंद देता है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं
चूँकि आपका अपीयरेंट वेट घट रहा होता है, एक्चुअल वेट से अपीयरेंट वेट कम हो रहा होता है, तो आपके स्टिमुली को ये आइडेंटिफाई करने में परेशानी हो जाती है कि एक्चुअल वेट टुवार्ड्स ग्रेविटी किधर है और अगेंस्ट द ग्रेविटी किधर है, और तब आपके अंदर एक डर पैदा होता है, चूँकि कन्फ्यूज ब्रेन से डर पैदा होता है। ठीक यही कंडीशन होती है जब कोई व्यक्ति स्पेसशिप से स्पेस में जा रहा होता है। जब स्पेसशिप में आप बैठिएगा और स्पेस की ओर जाइएगा तो वहाँ पर जो है अपीयरेंट वेट एक्चुअल वेट से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपको एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है। ठीक है, जिसे कारण कि अगेंस्ट स्टिमुली अगेंस्ट ग्रेविटी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वह काफ़ी स्लो हो जाता है और लोग बेहोश होने लगते हैं। और ठीक जब स्पेस में चला जाता है तो उसको वेटलेसनेस का फीलिंग होता है, यानी कि आर का वैल्यू वहाँ जीरो हो जाता है। और अगर आप बिना किसी ट्रेनिंग के वहाँ गए हैं तो आप न केवल परेशान होइएगा, डरिएगा, जबकि बल्कि आपका हेल्थ भी प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा कि आर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, अर्थ सरफेस पर भी और स्पेस में भी। और इसी तरह से हम लोग ट्रेनिंग दिलवाते हैं एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के वेटलेसनेस के फीलिंग का। ओके, आज के वीडियो में बस इतना सा ही। आपको ये अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास हमारे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।